Hello dear students, in this video we are going to study about synthetic dyes, which is the second part of your unit 4th of paper 2. So what is a dye? Synthetic means artificially prepared, okay, not natural substances. So what is a dye? Dye is a type of substance which must be a colored one, and it must impart color, that to permanent color, to the fabric, and that color should not be removed when or should not be faded when water, soap or are applied to it, and when get exposure of light. So proper definition of dye is: dye may be defined as a colored substance which when applied to the fabrics imparts a permanent color, and the color is not removed by washing with water, soap or ऑन एक्सपोजर टू लाइट। क्या मतलब हुआ इसका? तो ऐसा एक कंपाउंड होगा, केमिकली प्रिपेयर्ड किया हुआ कंपाउंड, जो कि कलर्ड होगा और कपड़ों पर जब उसको लगाया जाएगा, सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है उसको कपड़ों पर जब, या फिर कपड़ों को उसमें जब डुबाया जाएगा तो वो उन कपड़ों को कलर करेगा, और वो कलर वाटर से या फिर साबुन से धोने पर निकलेगा नहीं, और ना ही अगर धूप में उसे सुखाए तो वो उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं डाई, ओके। ऑल ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो कुछ कलर्ड होते हैं और कुछ जो वाइट कलर के भी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे डाइज हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पिक्रिक एसिड ले लें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग येलो कलर देता है कपड़ों को। वही अगर ट्राई नाइट्रोटोल्यून ले ले तो वो भी येलो कलर का होता है, लेकिन वो कपड़ों को रंगता नहीं है, ठीक है। उसका कलर कपड़ों को नहीं लगता। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए डाई में? तो डाई जो है वो ऑब्वियसली कलर करना है हम, तो कलर सब्सटेंस होना चाहिए। सॉल्यूशन जो जब हम उसका बनाएंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो फैब्रिक को स्टिक होना चाहिए, ठीक है। और वाटर, सोप और लाइट की उस पर कुछ भी एक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब इनकी वजह से उनका उसका रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक थ्योरी है, दैट इज़ विर्ट्ज थ्योरी। इस थ्योरी ने ये बताया कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डाइज बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ये जो थ्योरी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन किए हैं डाइज के, वो दो टाइप के हैं, एक तो क्रोमोफोर और दूसरा है ऑक्सोक्रोम्स। तो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं। The color in an organic compound is due to the presence of certain groups with multiple bonds। तो ऐसे जो कंपाउंड्स जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कलर है वो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कलर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्यों कलर्ड होते हैं? तो उनके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको विट्स थ्योरी में कहा गया है क्रोमोफोर्स, ठीक है। तो ये क्रोमोफोर्स का खुद का कलर होता है, ठीक है, कलर बियरिंग ग्रुप्स है, और उनके प्रेजेंस की वजह से वो उनका प्रेजेंस ही उस कंपाउंड को कलर देता है, ठीक है। अब ये कौन से ग्रुप्स हैं? तो ये कुछ ग्रुप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जैसे पहला है नाइट्रो ग्रुप, NO2, आप जानते हैं ये NO2 ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोसो, NO, एजो, N डबल बॉन्ड N वाला ग्रुप, एजॉक्सी, ये N नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सो ये एजॉक्सी ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप, पैराक्यूनॉइड या डबल बॉन्ड है, ये सारे डबल बॉन्ड है।
पैरा पोजीशन पर, ठीक है। ये दो पोजीशन पैरा पोजीशन है। और वही आर्थो पोजीशन पे अगर ये इस तरीके से हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थोक्विनोनाइट, ओके। तो ये कुछ ग्रुप्स है, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो कलर इम्पार्ट करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्रोमोजेन, ओके। तो नेक्स्ट जो है ये क्रोमोजेन, इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे। जैसे ये जो है नाइट्रोबेंजीन आप देख रहे हैं, इसमें NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग आप जानते हैं, बेंजीन रिंग इस तरीके से होती है बेंजीन रिंग, ये कलरलेस है। वही यहाँ पर अगर NO2 ग्रुप आ जाए, मतलब नाइट्रो ग्रुप, तो ये पेल येलो कलर का हो जाता है। तो इस ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को कलर आ गया, ठीक है। तो ये जो है NO2 ग्रुप, ये हो गया यहाँ का क्रोमोफोर। और ये इस कंपाउंड को, जिस कंपाउंड में ये क्रोमोफोर है, ये हो गया क्रोमोजेन। तो कुछ अलग अलग एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे एजोबेंजीन, पैराबेंजोक्विनोन, ऑर्थोबेंजोक्विनोन, ये ऑरेंज रेड कलर का ऑर्थोबेंजोक्विनोन। तो ये अलग अलग कलर्स हैं उनके, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग है लेकिन फिर भी वो कलर नहीं होते। जैसे आपने ये एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन ये कलरलेस है। वही अगर ज़्यादा मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाए, मतलब ज़्यादा नंबर्स में मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाए तो कलर हो जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बाय 6 CH3। तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि 6 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका कलर येलो है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, ज़्यादा क्वांटिटी में मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, ठीक। तो ये है क्रोमोफोर्स। अब सेकंड जो विट्स थ्योरी ने बताया वो होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि क्रोमोफोर नहीं है, लेकिन वो क्रोमोफोर मतलब क्रोमोजेन के साथ अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उनके कलर को इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, इंटेंस करेंगे उनको। तो ऐसे वो खुद कलर नहीं देंगे, ठीक है, खुद इम्पार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्रोमोजेन में वो प्रेजेंट है तो उसके कलर को ज़्यादा एनहांस करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। ये जो ऑक्सोक्रोम्स है, ये कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल, ये OH, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिनोलिक OH, दोनों जगह पर OH है। क्या डिफरेंस है हाइड्रोक्सिल और फिनोलिक में? जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसे फिनोलिक कहते हैं हम, ठीक है। और ओपन चेन में अगर OH ग्रुप आता है तो उसको या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। सेकंड ये OR अल्कोक्सी ग्रुप, ये इसी H को हटा के R आया तो ये अल्कोक्सी। प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्रुप्स जो है वो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करते हैं। मतलब अगर किसी क्रोमोफोर के साथ ये प्रेजेंट हो तो उसके कलर को वो एनहांस करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड थ्योरी जो है, ये तो पहले ये हो गई विट्स थ्योरी। सेकंड जो है वो थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने ये पढ़ी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो फॉर एग्जांपल सपोज ये एक एटम है, ठीक है, ये दूसरे एटम के साथ में ओवरलैप होगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म होगा उनके बीच में। तो जब बॉन्ड फॉर्म होने की प्रोसेस होती है तो उस टाइम में ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, तो बॉन्डिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है मतलब ओवरलैप कौन हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने की वजह से जो ऑर्बिटल्स तैयार होंगे उन्हें कहा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो दो टाइप के उन्होंने बताया, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो बॉन्डिंग जो है उनकी एनर्जी लेवल कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, समझ लीजिए जैसे ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये भी p ऑर्बिटल है, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जब ओवरलैप होंगे
तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग हो रही तो वो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बॉन्ड फॉर्म होगा तो दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो एक होगा सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एस्ट्रिक से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो दो बॉन्ड फॉर्म हो गए यहाँ पर। तो एनर्जी किसकी कम रहेगी, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहेगी और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। वैसे ही ये पी ऑर्बिटल अगर लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब इस तरीके से अगर उनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो पाई बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक पाई बॉन्डिंग वाला और एक बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम रहेगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो पाई बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम है, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा है। और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपने इसमें देखा है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम उसके लोन पेयर बोलते हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्या होता है, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एनर्जी गेन करेंगे, जैसे लाइट एनर्जी है, ठीक है। लाइट एनर्जी उन पर हमको कुछ कुछ जो कंपाउंड्स कलर दिखते हैं, तो क्यों कलर दिखते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और एक्साइट होके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पे आ गया वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ से वो एनर्जी लूज़ करके फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ओके। तो ये जब एनर्जी लूज़ करेगा तो ये जो रेडिएशन है उस रे का जो भी कलर होगा उस कलर का वो कंपाउंड हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो कलर कंपाउंड्स हमको दिखते हैं अगर विजिबल रीजन में ये सारी एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन अगर उनका होता है तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकते हैं, जैसे ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मतलब सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक, ओके। कहीं कहीं पर ये इस तरीके से भी लिखा होता है बी की तरह, ओके। सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एस्ट्रिक, तो ये एक ट्रांजिशन हुआ, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है इस ट्रांजिशन के लिए। फिर ट्रांजिशन हो सकता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, और तो ये फर्स्ट वाला हुआ, ठीक है। फिर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर होगा एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इसकी इस तरीके के एनर्जी लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन की लग रही है और सबसे कम एनर्जी एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए लग रही है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जिसमें ये कहा गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और जिस फॉर्म में जिस विजिबल रेंज में वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे उस कलर का वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए, कुछ कलरलेस कंपाउंड के एग्जांपल दिए हुए, जैसे अल्केन लिया है यहाँ पर, ठीक है। अल्केन में होती है अल्केन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अल्केन आप ले लें, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन ले लिया है हमने, तो इसमें जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से तैयार हुए होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले। तो ट्रांजिशन ऑब्वियसली यही हुआ होगा उसमें, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। लेकिन इनके लिए जो ये ट्रांजिशन है अल्केन्स में होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल लगती है, वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, और वो विजिबल रेंज की नहीं होती, अल्ट्रावायलेट रेंज की होती है। नियर अबाउट ये जो एनर्जी है वो 135 नैनोमीटर की एनर्जी वेवलेंथ होती है उस इलेक्ट्रॉन को लगती है एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ये mm नहीं, यहाँ पर nm होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम अगर वो ग्राउंड स्टेट में आता भी है उसका इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करके, तब भी हम उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो विजिबल रेंज की एनर्जी होती नहीं है उसकी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेंज की है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर इथिलीन के भी दिए, सेम है वैसे। तो इथिलीन में डबल बॉन्ड है तो कुछ सिग्मा बॉन्ड है और कुछ एक डबल बॉन्ड है, तो क्या ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये इस रेंज में होते हैं। ये रेंज जो है वो फार इंफ्रा अल्ट्रावायलेट रीजन का है, तो ये कंपाउंड भी कलरलेस ही होगा, हमको दिखाई नहीं देगा उसका
कलर। ब्यूटाडाइन है एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो उसमें इस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो ये ब्यूटाडाइन हुआ। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रांजिशन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग का इस रेडिएशन में, इस वेवलेंथ में होता है, जैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है 270 नैनोमीटर। ये भी जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, और ये भी हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो विजिबल रेंज का नहीं है। ये कंपाउंड भी कलरलेस ही रहेगा। तो ये दो थेरीज है जो हमें बताती है कि क्यों कंपाउंड कलर होते हैं या फिर उनका कलर हमको दिखता है। ठीक है, कुछ कंपाउंड कलरलेस होते हैं और कुछ कलर होते हैं, तो उसकी रीज़न ये दो थेरीज देती है, एक वेट्स थेरी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक थेरी। तो ये जो डाई जो हमने देखे थे जिसकी डेफिनेशन, उसके कुछ क्लासिफिकेशन है। सारे के सारे क्लासिफिकेशन नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, तो कुछ कौन से क्लासेस में वो क्लासीफाई होते हैं, मेनली उसके कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। तो पहला है एजोडाइज। इन सारे के एग्जांपल्स और फार्मूलेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एजोडाइज मतलब जिनमें इस टाइप का ग्रुप होता है, एन डबल बॉन्ड एन टाइप का, तो इस ग्रुप को एजो ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये एजो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एजोडाइज। ठीक है, तो ये एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है, मतलब उस कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करेगा। ठीक है, जैसे ऑरेंज कलर या फिर कॉन्गो रेड, ये सारे कंपाउंड जो है, मिथिल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, बिस्मार्क ब्राउन, ये सारे कंपाउंड्स हैं। इनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे हम। इनमें ये क्रोमोफोर होता है और उसकी वजह से उनको कंपाउंड्स को कलर आता है। ठीक है, तो ये एक टाइप हुआ एजोडाइज। सेकंड है नाइट्रोसोडाइज, जिनमें ये नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, और उनमें ये OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, वो ऑक्सोक्रोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि उन कंपाउंड्स के कलर को एनहांस करेगा। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है डाई नाइट्रोसो रेजोरसिनॉल। ठीक है, और इसके सारे एग्जांपल्स जो फार्मूलीज है वो देखेंगे हम। नाइट्रोडाइज मतलब जिनमें NO2 ग्रुप रहेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सोफॉर्म के ऑक्सोक्रोम के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और सेकंड, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर पिक्रिक एसिड का दिया है। ठीक है, ये पिक्रिक एसिड का जो फार्मूला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2,4 आया यहाँ पर, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो कैसे होता है, ये बेंजीन रिंग, अगर यहाँ पर OH आ जाए तो ये हो जाता है फिनॉल। ये फर्स्ट पोजीशन हुई, ये सेकंड पोजीशन पे NO2, ये फोर्थ पोजीशन पे NO2 और ये सिक्स्थ पोजीशन पे NO2। ये तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। येलो कलर का होता है ये है। तो क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और OH ग्रुप है। OH ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोक्रोम है और नाइट्रो ग्रुप क्रोमोफोर है। तो इसकी वजह से बहुत इंटेंस येलो कलर इसका होता है। थैलिन से फिनोप्थेलिन आप जानते हैं। तो ये फिनोप्थेलिन कैसे बनता है, थैलिक एसिड जिसका एनाइड्राइड फॉर्म लेते हैं, जिसे थैलिक एनाइड्राइड बोलते हैं। मतलब जिंक क्लोराइड उसमें डाल के हीट करके उसका एनाइड्राइड बनाया जाता है। तो वो थैलिक एनाइड्राइड रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करेंगे थैलिक एनाइड्राइड जो है उसको रिएक्ट किया जाएगा फिनॉल के साथ में। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद में मिलेगा फिनोप्थेलिन। स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम उसका नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आप जानते हैं, हमने प्रैक्टिकल किए होंगे टाइट्रेशन, फिनोप्थेलिन यूज़ किया होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन में, वो रेडिश कलर का दिखता है। ठीक है, डीप रेड कलर देता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, और एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट है ज़ैंथीन डाइज। ज़ैंथीन डाइज में आप जब यही थैलिक एनाइड्राइड यूज़ करना है, और उसके साथ में थैलिक एनाइड्राइड के साथ में आप इससे बनेगा फ्लोरोसिन। ठीक है, फ्लोरोसिन बनाने के लिए आपको थैलिक
एनहाइड्राइड जो है उसको हीट करना पड़ेगा विथ जो भी फिनोलिक कंपाउंड है, जैसे रेजोरसिनॉल ले सकते हो आप। रेजोरसिनॉल के साथ में अगर हीट करेंगे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में थैलिक एसिड को, तो आपको वो फ्लोरोसेन मिलेगा, रिएक्शन होके फ्लोरोसेन मिलेगा, और उसे ही तो इन ऐसे टाइप्स को हम बोलते हैं ज़ैंथीन टाइप के डाइज। ओके, नेक्स्ट है ट्राइफिनिल मीथेन डाइज। अब ये ट्राइफिनिल जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो डाइज है इनमें प्राइमरी अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन ग्रुप्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ट्राइफिनिल मीथेन होगा, मतलब मीथेन के जो 3 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होके 3 फिनिल ग्रुप वहाँ पे आएंगे, और साथ ही में वो उनमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्राइमरी अमाइन ग्रुप या फिर सेकेंडरी अमाइन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो उससे उनके कलर जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को या फिर ऐसे डाइज को बोलेंगे ट्राइफिनिल मीथेन डाइज। ओके, तो इनके जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स।